यूक्रेन में युद्ध अपने तीसरे वर्ष में पहुंच गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताइवान पर चीन की बुरी नजर है और यूरोप में दक्षिणपंथी पार्टियां मजबूत हो रही हैं। लोकतांत्रिक दुनिया को इस सप्ताह G7 से तत्काल मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसे हालात में भारतीय प्रधानमंत्री तीसरी जीत के बाद G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके इटली पहुंचने से पहले भारत का नमस्ते G7 में पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6:40 पर इटली के लिए रवाना हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने से पहले ही वहां हो रहे G7 में हिंदुस्तान की छाप साफ साफ देखने को मिली। ये तस्वीर इटली में हो रहे G7 की है, जिसमें दुनिया के सभी ताकतवर नेता शामिल हुए। लेकिन इस तस्वीर ने हिंदुस्तान का ध्यान खींचा। पहली नजर में आपको इस तस्वीर में कुछ भी खास बात नहीं दिखेगी, लेकिन इटली की पीएम का ये अंदाज आपको खूब भाएगा। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पीएम है, उन्होंने अपने मेहमानों का स्वागत नमस्ते से किया। ये देखिए, सबसे पहले मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को नमस्ते किया। ये देखिए, मेलोनी ने जर्मन चांसलर से सबसे पहले हाथ मिलाया। फिर दोनों नेताओं में आपस में बातचीत हुई। फिर हंसते हुए मेलोनी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उन्हें सही रास्ता बताया। आमतौर पर भारतीय नेता दूसरे देश के नेताओं के स्वागत में हाथ जोड़ते हैं। भारत में हुए G20 की तस्वीर देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का स्वागत हाथ जोड़कर किया। फिर करीब आने पर पीएम मोदी ने मेलोनी से हाथ मिलाया। इसके बाद मेलोनी ने पीएम मोदी को कुछ ऐसा कहा कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये तस्वीर भारत काफी वायरल हुई थी। लेकिन इस बार इटली में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की मुलाकात से पहले ही G7 में हिंदुस्तान की छाप की चर्चा है, क्योंकि जर्मन चांसलर के बाद इटली की पीएम ने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का नमस्ते करके अभिवादन किया। ये देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेलोनी ने सभी को नमस्ते किया। बाकी नेताओं को मेलोनी ने इस तरह से अपने यहाँ वेलकम किया। तो मेजबान होने के नाते मेलोनी ने सभी नेताओं का स्वागत पूरे उत्साह से किया। जो बाइडेन तो इस स्वागत से ऐसे खुश हुए कि उन्होंने मेलोनी को सैल्यूट करते हुए अभिवादन किया। लेकिन भारत में चर्चा मेलोनी के नमस्ते करने की हो रही है। हालांकि इटली में G7 का आयोजन ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन की प्रतिस्पर्धा तीखी हुई है। इस तरह इस सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें रूस, चीन, यूक्रेन, इजरायल और अफ्रीका जैसे देशों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। G7 समिट में भारत एक गेस्ट नेशन के तौर पे इनवाइटेड होता है। 10 ऐसे G7 समिट से जहां पर भारत को इनविटेशन मिला था, ये 11वां होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आउटरीच सेशंस में शिरकत करते हुए कई सारे जो मुद्दे हैं जो इस आज के दौर में पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल हमास का युद्ध हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष, ग्लोबल साउथ का पक्ष आगे रखने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नेता इतने गंभीर संकट के दौरान इटली में इकट्ठे हुए हैं, उनकी साख और ताकत घर बाहर दोनों जगह सवालों में है। यूरोपियन यूनियन के चुनाव में हार से तिलमिलाए इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसमें उनकी पार्टी की हालत अच्छी नहीं बताई जा रही। इसी तरह ऋषि सुनक ने वक्त से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया है। सर्वे में दावा हो रहा है कि ऋषि सुनक को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जर्मनी के ओलाफ शोल्स की हालत भी अच्छी नहीं है। पिछले हफ्ते ही उनकी पार्टी को यूरोपीय संसद चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके हटाए जाने की अटकलें हैं। कनाडा में 9 साल तक पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो के भी भूतपूर्व पीएम होने की भविष्यवाणी कनाडा में खुलकर हो रही है। वहीं जापान के पीएम फूमियो किशिदा की व्यक्तिगत रेटिंग सबसे कम चल रही है। अगर बात 81 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की करें, तो उनके नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी को हार दिख रही है। मंगलवार को ही बाइडेन का बेटा हंटर एक केस में दोषी पाया गया है। हालांकि इटली की पीएम
मेलोनी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बैठक से एन पहले उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनावों में बम्पर जीत मिली है। इस तरह दुनिया मुश्किल में फंसी है और G7 के प्रमुख नेता सबसे कमजोर हालत में है। ऐसे में क्या वो बड़ा फैसला ले पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुनिया में इस वक्त मजबूत नेतृत्व की कमी है। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। हिंदुस्तान भले ही G7 का सदस्य न हो, लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ उसे ही बुलावा भेजा गया है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। भारत में हुए G20 में पीएम मोदी के साथ इटली की पीएम की वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हुए। दिसंबर 2023 में COP28 समिट में भी पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों नेताओं की सेल्फी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखी गई, जिस पर लोगों ने खूब कमेंट किए। इस सेल्फी को शेयर करते हुए इटली की नेता ने जो हैशटैग और कैप्शन लिखा, खूब वायरल हुआ। मेलोनी ने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त, हैशटैग मेलोडी। इटली की पीएम ने मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए हैशटैग मेलोडी बनाया था, जो सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आया। इससे पहले भारत आई इटली की पीएम ने मोदी को सबसे लोकप्रिय बताकर उनकी खूब प्रशंसा की थी। Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader. भारत और इटली के बीच करीबी कितनी तेजी से बढ़ी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी और मेलोनी पिछले 2 साल से कम वक्त में 4 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। नवंबर 2022 में दोनों इंडोनेशिया में हुए G20 सम्मेलन में मिले। इसके 4 महीने बाद ही मेलोनी भारत के अपने पहले दौरे पर आईं। इसके बाद दोनों की मुलाकात भारत में हुए G20 बैठक में हुई और आखिरी मुलाकात दिसंबर 2023 में COP28 समिट में हुई। बड़ी बात यह है कि इतने कम वक्त में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा हुई। साथ ही रक्षा सहयोग पर भी समझौता हुआ। इटली ने भरोसा जताया कि भारत अपने यहाँ होने वाले G20 में यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने के लिए वार्ता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। मेलोनी को यह भरोसा मोदी की उस बात को लेकर हुआ जिसमें उन्होंने पुतिन को युद्ध को लेकर खरी खरी सुनाई थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। इस तरह भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 में यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा, लेकिन भारत की बेजोड़ कूटनीति के चलते न पुतिन नाराज हुए और न ही जेलेंस्की को आपत्ति हुई। इस तरह रूस से तेल खरीद कर भी भारत ने सबको साध लिया, जिसका श्रेय पीएम मोदी इंडिया फर्स्ट की नीति को देते हैं। किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन मेरी अगर भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर के कह नहीं सकता हूं कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर द वॉर, तो वो भी मुझे सम्मान करेंगे। भाई कम से कम एक ऐसा मित्र है जो मुझे साफ बताता है कि ये सही है गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, भारत पर, मुझ पर मोदी एक व्यक्ति नहीं है, भारत पर भरोसा है कि भाई कुछ तो भी ये सही बता, और आज तक हमने सही किया जी। बड़ी बात यह है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद उसे बुलाया गया है। It's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister, and India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. भारतीय प्रधानमंत्री को न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है।
भारत में हुए आम चुनावों में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जीते हैं। वहीं इस बैठक से पहले इटली की पीएम की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनावों में बम्पर जीत मिली है। चुनावों में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं के तौर पर उभरी है। वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास तौर पर न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास करवाया है। अब तक हम क्या सोचते थे, हमारा नैरेटिव ये था कि हम इससे इतने दूर है, हम उससे इतने दूर है, यानी हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। एक हमारा डिप्लोमेटिक भाषा में चलता था, मैंने कहा नथिंग टू डू। मेरी भाषा है कि हम कितने निकट है। तो दुनिया में कंपटीशन शुरू हुई कि भाई हम निकट कैसे जाएं इसके। पहले दूर रहने की कंपटीशन होती थी, बदल गया। तो सब लोग निकट आने की स्पर्धा चल रही है। भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि आज अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं और खुलकर भारत के पीएम की तारीफ करते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। और ऐसा दबाव है, मैं जानता हूं। वैसे हम कभी उनसे इस बारे में बात नहीं करते। इस तरह दुनिया भर के नेताओं के साथ भारत के रिश्ते इंडिया फर्स्ट की नीति पर बुने जा रहे हैं। हालांकि पिछले साल भर में अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर तनाव आया है। भारत और अमेरिका के बीच टेंशन्स की वजह खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों की तरफ अमेरिका का नरम रुख है। अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पनून की हत्या की नाकाम कोशिश का नाम भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर डाल दिया। इससे रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि जानना ये जरूरी है कि यही खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत के हित के खिलाफ काम करते हैं। ताजा मामला इटली का है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तान समर्थकों ने तोड़ दिया। इस प्रतिमा का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन खालिस्तान समर्थकों ने माहौल बिगाड़ दिया। So far as Canada is concerned, I think the main issue with regard to Canada continues to be the political space that Canada provides to anti-India elements which advocate extremism and violence, and we have repeatedly conveyed our deep concerns to them, and we expect them to take strong action. खालिस्तान को लेकर रिश्तों में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय पीएम की मुलाकात संभव है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा, G7 समिट में राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। मोदी की उपस्थिति की औपचारिक पुष्टि करना भारतीयों पर निर्भर है। हमें उम्मीद है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं। लिहाजा पश्चिमी देशों और खासकर इटली के लिए भारत की भूमिका अहम है, ताकि G7 की इस बैठक में ऐसा कुछ समाधान निकले जो इस आयोजन को सफल बना सके। अगर ऐसा हुआ तो पूरे यूरोप में मेलोनी का कद बढ़ना तय है। G7 समिट में इस बारी जो मुद्दे हैं उनमें से इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध काफी ज्यादा छाए रहेंगे। इसी वजह से जो वेस्टर्न नेशंस हैं, G7 के लीडर्स हैं, वो भारत का रुख कर रहे हैं, ये जान के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। अगर इस बार जैसे G20 बाली और G20 भारत में कुछ न कुछ समाधान निकल कर आया, इस बार भी अगर नरेंद्र मोदी की वजह से यहाँ पर G7 में कोई समाधान निकलता है तो न केवल ये जो G7 समिट है वो सफल होगा, यहाँ जॉर्जिया मेलोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर का कद भी यूरोप में बड़ा हो जाएगा। बारी इटली में, गीता मोहन, आज तक।